हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर पीके क्लासेस पर आप लोगों का पुनः वेलकम करता हूं और इकोनॉमिक्स के पार्ट 7 लेकर के आपके सामने हूं। और इनमें से कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न और कुछ हल्के हल्के प्रश्न भी हैं जो एग्ज़ाम में आने के लिए एकदम तैयार हैं। तो चलिए हम सब मिल करके उन प्रश्नों का दीदार करते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न। जिनमें से पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि श्रम का सीमांत उत्पाद एमपीएल है। क्या है सर? सीमांत उत्पाद एमपीएल है तथा वस्तु का मूल्य पी है, तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सर बहुत आसान सी सवाल है, हम लोग पहले भी घर में जानते थे कि जब भी किसी चीज़ का कीमत हमें निकालने बोलता था, क्या सर? कीमत, तो हम लोग क्या करते थे? दर गुना मात्रा कर देते थे सर, दर गुना मात्रा। यानी कि हमारा दर क्या है सर? एक वस्तु का, और मात्रा हम कितना वस्तु लिए ये दोनों कर देंगे सर, हमारा निकल जाता है किसी भी चीज़ का मूल्य। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सर क्या बोल रहा है कि सीमांत उत्पाद मूल्य बराबर यानी मार्जिनल प्रोडक्शन रेट बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो सर हम देख लेंगे प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है, तो प्राइस है सर पर यूनिट पी इंटू क्वांटिटी सर कितना दिया हुआ है, तो एम पी एल। क्या है सर? एम पी एल। कि कोई भी उपभोक्ता सर, यानी कोई एक उपभोक्ता इतना वस्तु का उत्पादन वो कर पा रहा है और एक वस्तु का मूल्य इतना है, तो उसका सर जो सीमांत उत्पाद का मूल्य हुआ वो कितना हुआ? तो हम लोगों ने क्या किए सर? दर गुना मात्रा कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया है। अब देख लेते हैं ये वाला किस ऑप्शन में है। तो सर पहला ही बहुनी हम लोग का मज़ेदार हो गया, ऑप्शन ये में वो आंसर छिपा हुआ है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, और ये सवाल तो हर सेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे और जान लेंगे इसकी हर एक कमजोरियां को, क्योंकि सर ये एग्ज़ाम में आना तय है। तो देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु कीमत में 5% की वृद्धि हो जाए, यानी सर प्राइस इंक्रीज हो गया कितना? 5%। तो पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो सर सप्लाई भी बढ़ जाती है कितना? 4%। तो सर ये कहानी हमें नहीं चाहिए, हमें जो कहानी चाहिए वो हमें सर निकालना पूर्ति कीमत लोच का मान क्या होगा। तो आराम से सर लीजिए, पहले भी बताए हैं कि ई एस बराबर आपका होता है सप्लाई में प्रतिशत परिवर्तन। क्या सर? सप्लाई में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में, यानी सर प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए अब अगला सवाल तो क्या यूनिट दिया हुआ अगले सवाल में सर, वो देख लीजिए कि सर सप्लाई में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 4। तो लीजिए लिख दिए हम लोगों ने 4 बटे प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? तो 5। लीजिए लिख दिए 5। और जब आप लोग भाग दीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 0.8। अगर किसी को भाग देने नहीं आता है तो सर ठंडा ठंडा पानी पी लें, आप लोग दिमाग ठंडा करें, नहीं तो बहुत पिटाई होगा। अब सर ये देख लीजिए कि ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में निहित है, तो ऑप्शन सी। कौन सा सर? ऑप्शन सी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं सर। अगला सवाल हमारे सामने है कि एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः इतना, यानी ये सर हमारा डिमांड कर्व है। क्या है सर? डिमांड कर्व। क्योंकि जो पहले रहता है जब क्रमशः लग जाए, और उनमें से जो पहले होता है वो पहले का के लिए होता है और जो बाद होता है वो बाद के लिए होता है। तो डिमांड जो हमारे पास डिमांड वक्र है सर वो कितना है? इतना है। और सर पूर्ति वक्र के लिए कितना दिया हुआ है सर? सप्लाई के लिए Q = 5 + 3P। हमको निकालना क्या है सर? निकालना है साम्य कीमत। क्या निकालना है सर? साम्य कीमत। तो आज ही तो हम लोग क्लास में चर्चा किए थे। क्या चर्चा किए थे सर? कि साम्य कीमत बोल लो या संतुलन कीमत बोल लो, साम्य कीमत बोल लो या
संतुलन। बोलिए क्या बोलेंगे इसको, साम्य कीमत या संतुलन कीमत। तो सर जब इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे तो एक केन्ज महाराज वो हमें क्या बताए थे कि सर साम्य कीमत यानी संतुलन कीमत तभी निर्धारित होता है जब किसी भी वस्तु का, क्या सर, किसी भी वस्तु का डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाता है। तो चलिए सर, जब कह ही दिया है कि संतुलन कीमत निकालना है तो निकाल लेते हैं। हमारे सामने डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 - 2p। कितना दिया हुआ है सर, 10 - 2p इजकल टू एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 + 3p। अब सर यहाँ से 2 को उधर भेज दीजिए, 5 को इधर ले आइए, तो हो गया 10 - 5 इजकल टू 3p + 2p। 3p + 2p दिए हो गया सर 5 इजकल टू 5p। सर जैसे यहाँ से p निकाल लेंगे तो ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो हो गया 5/5। ये कट गया और कट के जो हमारा आंसर आया वो 1 हुआ। यानी सर p इजकल टू, क्या सर, p इजकल टू वैल्यू मेरा कितना आया, यानी संतुलन कीमत कितना आया सर, 1 रुपये। तो 1 कहाँ है सर, ऑप्शन ए में ही है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चौथा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है ये। सर ये सवाल हमें बता रहा है कि मान लिया जाए एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म है। सबसे पॉइंटेबल बात है सर कि 3 फर्म एक जैसे हैं तथा वस्तु 5 रुपये प्रति इकाई पर एक फर्म वस्तु की, कितना सर, ध्यान देंगे, एक फर्म वस्तु की कीमत 50 इकाई की पूर्ति करता है। यानी सर जब 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर जो है ना वो एक फर्म कितनी यूनिट पूर्ति करता है सर, 50 यूनिट पूर्ति करता है। तो कहता है वस्तु की बाजार पूर्ति। सर ये वाली बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि सर बाजार पूर्ति किसे कहते हैं। तो सर बाजार पूर्ति का टर्म हम इस तरह भी बांध सकते हैं कि एक बाजार में जितने भी उपभोक्ता है उसके द्वारा जितनी मांगी गई इकाई है सर, यानी जितनी मांग की इकाई है उसे बाजार मांग कहते हैं। लेकिन सर यहाँ पूर्ति बोला गया है कि बाजार पूर्ति सर किसे कहेंगे, बाजार पूर्ति सर कहेंगे किसे, तो बाजार पूर्ति यहाँ पर कहेंगे सर कि जितने सारे विक्रेता द्वारा, यानी फर्म ले लीजिए सर, कि जितने सारे फर्म मिल करके बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करेंगे वही सर बाजार पूर्ति कहलाएगा। तो हमारे सामने बोल रहा है कि 3 फर्म हैं एक जैसे। चलिए एक जैसे हम लोग 3 फर्म ले लेते हैं सर, ले लिए। तो अब कहता है कि सर जब वस्तु का मूल्य 5 रुपये होता है तो एक फर्म 50 की पूर्ति करता है। कितना यूनिट की सर, 50 यूनिट की। तो सर जब तीनों फर्म एक जैसे हैं और एक 50 कर रहा है तो दूसरा भी तो 50 करता होगा, यानी सर इसका भी 50 हो गया। और तीसरा भी तो उसी के तरह है, तो तीसरा भी कितना करता होगा सर, 50 करता होगा। तो चलिए तीनों मिला करके देख लेते हैं कितना हो गया। हमारे सामने सर 150 यूनिट निकल के आ गया। कितना, 150। हमारा फाइनल आंसर सर ऑप्शन डी हो गया। क्या हो गया सर, ऑप्शन डी। अगला सवाल हम लोग अब देखते हैं सर कि एक वस्तु नहीं सर, एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये, सर ध्यान देंगे, 5 इकाई बेच करके उसने कितना, 50 रुपये, तथा सर 6 इकाई, कितना, बोलिए 6 इकाई बेच करके कितना प्राप्त किए सर, 6 इकाई बेच करके 70 प्राप्त किए। कितना प्राप्त किए, 70। यानी सर प्राप्त कर रहा है वो, यानी अचीव कर रहा है। तो ये किसका रिस्पेक्ट दे रहा है सर, रेवेन्यू का। किसका रिस्पेक्ट दे रहा है सर, आगम का। तो हमें सवाल सर सबसे पहले ज़रा नोट कर लेते हैं कि देखिए 5 यूनिट पर कितना वो रेवेन्यू ले रहा है, 50 रुपये का। कितना सर, 50 रुपये का। और 6 यूनिट पर कितना रेवेन्यू ले रहा है वो, 70 ले रहा है।
अब सवाल क्या पूछ रहा है वो देखिए। तो सीमांत आगम, ये प्रभु लीजिए एकदम हलवा टाइप का प्रश्न आपको पूछ दिया कि सर सीमांत आगम, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सीमांत सर वो होता है जो प्रति इकाई प्रयोग से जो परिवर्तन आता है, यानी प्रति इकाई के प्रयोग से, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल में जो भी वेरिएशन आता है सर उसे ही तो सीमांत कहते हैं। तो यहाँ भी देखिए सर वही रिस्पेक्ट है कि 5 यूनिट पर था 50, 6 यूनिट पर हो गया 70, यानी जब एक एक्स्ट्रा यूनिट हम लोग इस्तेमाल कर दिए, क्या सर, एक एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल कर दिए, तो हमें सीमांत कितना मिल गया, यानी कुल में सर परिवर्तन कितना का आया, 20 का। कुल में परिवर्तन कितना का आया, 20 का। एक बार फिर से वो रिस्पेक्ट देखते हैं, क्या बताए थे सर, सीमांत मतलब कि जब एक अतिरिक्त इकाई के, क्या सर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए इस बातों पर, कि जब एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल में जो परिवर्तन आता है, कुल में जो परिवर्तन आता है वही सीमांत होता है। तो सर हम जब एक एक्स्ट्रा इस्तेमाल किए तो उसके वजह से कुल में कितना परिवर्तन आया, 20। खोज लीजिए आंसर में कहाँ है 20, तो सर ऑप्शन डी। क्या है सर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हमारे सामने क्वेश्चन 6 है। और वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है, करने दीजिए, उसका आय है, हम क्यों रोकने जाएं। तो कहता है जब इतना आय को वो किस पर, रसगुल्ले और गुलाब जामुन पर खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है सर, कहता दोनों वस्तुओं की कीमतें, दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये है। तो सर क्रमशः मतलब जो पहले, तो पहले रसगुल्ला है तो रसगुल्ले का हो गया 4, बाद में गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन का हो गया 5, तथा मात्राएं क्रमशः x, यानी सर पहले रसगुल्ला है तो रसगुल्ला हो गया x, बाद में गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन हो गया सर आपका y। तो ध्यान देंगे अब तो बजट रेखा का समीकरण, सर ये इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की इसको क्या था, हम लोग तो यही बजट रेखा बता देते कि सर ये बजट रेखा बराबर होता क्या है। तो चलिए सर वो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि सर बजट रेखा बराबर क्या, बजट रेखा बराबर होता है आपका P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2, P2 इंटू x2। वो सर छोटा या बराबर, छोटा या बराबर होता है सर किससे, m से। m यहाँ सर क्या है, m मने मनी बोल लीजिए सर, ई आय है, ये क्या है सर, आय है। तो यहाँ ध्यान दीजिए सर कि ये P1 क्या है, तो पहले वस्तु की प्राइस है, x1 क्या है सर, ये पहले वस्तु की मात्रा है, और प्लस P2 क्या है, तो दूसरे वस्तु की प्राइस है, और x2 क्या है, तो दूसरे वस्तु की मात्रा है। तो सर पहले वस्तु की मात्रा ये हो गया, दूसरे वस्तु की मात्रा ये हो गया, पहले वस्तु की कीमत ये हो गया और दूसरे वस्तु की कीमत ये हो गया। तो चलिए सर बैठाते हैं, पहले वस्तु की कीमत कितना है 4, इंटू दूसरे वस्तु की इकाई क्या है सर, x ही है, दूसरे वस्तु की इकाई x ही है, प्लस P2 यानी दूसरे वस्तु का मूल्य सर 5, इंटू x2, सर x2 मतलब दूसरे वस्तु की मात्रा कितनी है y, तो क्या दे दिए सर y। यहाँ इस x को हम हटा करके सर बिंदु दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, अन्यथा दोनों एक जैसा दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए ये बोल रहा है कि या तो बराबर है या सर छोटा है, तो हम लोग बराबर ही फिलहाल ले लेते हैं कि सर बराबर में m का वैल्यू कितना दिया हुआ आई, ये 20। तो चलिए सर देखिए लिखिए 20। अब इसको तोड़िए तो हो गया सर 4 इंटू एक्स, तो 4x प्लस 5 इंटू वाई, तो कितना हो गया सर 5y इजकल टू 20। यानी सर ये रहा मेरा बजट लाइन। क्या रहा सर बजट लाइन, ज़रा देख लीजिए आप कि ये आंसर कहाँ पर है, तो ये आंसर आपका सर सी में है। किस में है, सी में। अब अगला
सवाल को लेकर आते हैं आप लोगों के सामने, और ये रहा क्वेश्चन 7। क्या बोल रहा है कि सर यदि किसी वस्तु की मांग रेखा, क्या सर, मांग रेखा कीमत x, कीमत अक्ष मतलब सर y अक्ष के समानांतर है, तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान। सर इसे समझने के लिए आपको फिगर समझना बहुत ज़रूरी होता है। सर देखिए ये हमारे सामने x अक्ष है और ये हमारे सामने y अक्ष है, ये 0 हुआ सर। इसी साइड को कहते हैं सर कीमत अक्ष, इसी को क्या कहते हैं, कीमत अक्ष, क्योंकि सर हमेशा कीमत हम लोग इसी पर लिखते हैं y अक्ष पर ही, तो इसलिए y अक्ष को ही क्या कहते हैं, कीमत अक्ष, इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा सर जो x अक्ष होता है उसको क्या कहते हैं सर, मांग अक्ष कहते हैं, क्योंकि सर मांग को हमेशा इसी पर दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सर ये जो मेरा डिमांड लाइन है ना सर, मांग की रेखा जो है वो किसके समानांतर है, y के समानांतर। तो समानांतर तो पैरेलल तो इस तरह होता है सर। लीजिए ये रह गया मेरा मांग की रेखा, बोलिए क्या रह गया, मांग यानी डिमांड कर्व लाइन हो गया। तो सर ये जब सिचुएशन हमारे सामने बन जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं सर, कि सर ये तो बेलोचदार मांग की स्थिति है। क्या है सर, बेलोचदार मांग की स्थिति, बोलिए जल्दी, बेलोचदार मांग है। क्या है सर, बेलोचदार मांग। सर इसका जो वैल्यू होता है वो आपका होता है ED इक्वल टू 0। तो देखिए सर ED मतलब सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखिए 0 किस ऑप्शन में छिपा हुआ है, कोड के निकालिए सर, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। अगला सवाल ये है आप लोगों के लिए, कहता है सर निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB, सर ये है मांग रेखा आपका A और B, यानी सर इसी का नाम है AB। बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी। सर कितना आसान सी सवाल है, पहले भी चर्चा किए हैं कि सर जो मध्य बिंदु होता है वहाँ सर वैल्यू आपका ED बराबर 1 होता है। क्या होता है सर, ED बराबर 1। और सर ये जो A वाली बात है, इस कंडीशन पर आपका सर ED इक्वल टू इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है सर, इन्फिनिटिव। यार ये जो B वाली कंडीशन है, चलिए मैं B यहाँ फ्रेश करके लिख देता हूँ और A तो यहाँ दिख रहा है सर। ये जो B वाली कंडीशन है सर, यहाँ आपका होता है ED इक्वल टू 0। क्या होता है सर, ED इक्वल टू 0। तो सर ये खाली जगह जो बच गया सर, ये क्या है, ये झील है, नहीं सर, यहाँ भी कुछ ना कुछ है। तो ये जो ये दोनों के सर बीच का कंडीशन है, यहाँ आपका ED का जो वैल्यू होता है वो होता है सर 1 से बड़ा, यानी ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है सर, ग्रेटर देन 1। और यहाँ सर 1 से नीचे आ गया, तो आप लोग बता दीजिए क्या होता है इस जगह पर ED का वैल्यू। सर इस जगह पर ED का वैल्यू 1 से छोटा होता है, यानी लेस देन 1 होता है। अब ज़रा नाम जान लेते हैं सर कि ये कंडीशन अगर हमारे सामने रहा तो सर इसे क्या कहेंगे। तो सर इस कंडीशन को हम लोग पूर्णतः, क्या सर, पूर्णतः लोचदार कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पूर्णतः लोचदार कहते हैं। सर इस कंडीशन को क्या कहते हैं सर, इसे बोलिए जल्दी, फटाक से बोलिए कि इस कंडीशन को क्या कहेंगे सर, इसे लोचदार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर, लोचदार कहते हैं। सर इसी को अधिक लोचदार भी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे सर, अधिक लोचदार भी कहेंगे। अब सर ध्यान देंगे कि ED इक्वल टू 1 रहे सर, तो इसको क्या कहेंगे। ये कंडीशन सर हमारे सामने जब आ जाती है तो वो सम लोचदार होता है। क्या होता है सर, सम लोचदार। अगला हमारे सामने है सर कि जब ED 1 से कम हो गया तो सर इस कंडीशन को क्या कहेंगे सर, इस कंडीशन को कम लोचदार क्या कहेंगे, कम लोचदार या बेलोचदार। क्या कहेंगे सर, कम लोचदार या
लोचदार कहेंगे। और अगला जब सर ये कंडीशन आ जाए तो सर जैसे यहाँ ऊपर में हुआ था पूर्णतः लोचदार, जब इन्फिनिटिव हो जाता है, इन्फिनिटिव मतलब सर अनंत, अनंत में तुम्हें क्या पता कि लोच कहाँ जाके रुक रही है नहीं रुक रही है, तो इसीलिए सर ये हो गया पूर्णतः लोचदार यानी कंप्लीट। अब आगे सर देखते हैं ये जो हमारा ईडी इक्वल टू 0 है तो इसका क्या कंडीशन है सर, इसका कंडीशन है पूर्णतः मतलब सर 0 पूर्णतः बेलोचदार। क्या सर, पूर्णतः बेलोचदार, यानी सर ये हिलने डुलने का नाम नहीं लेगा, एक ही जगह स्थिर रहेगा। तो एक बार देख लीजिए आप लोग कि जब सर ईडी का वैल्यू यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू यानी मांग की लोच का वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाए तो सर वो पूर्णतः लोचदार होता है। जब वैल्यू सर एक से अधिक आ जाए तो उसे लोचदार कहेंगे या अधिक लोचदार कहेंगे सर। और जब सर वैल्यू ईडी के समान रहे यानी सर ईडी का जो वैल्यू है वो 1 के समान रहे सर तो उसको समलोचदार कहेंगे। और जब ईडी का वैल्यू 1 से कम आ जाए तो सर उसे कम लोचदार या बेलोचदार कहेंगे। और सर अंत में ईडी का वैल्यू जब 0 आ जाए सर उसे पूर्णतः बेलोचदार कहेंगे। तो आप ही लोग बता दीजिए कि सर जो जी है, जी तो सर यहाँ पर है और जी का वैल्यू क्या है सर 1, जी का वैल्यू कितना होता है इस जगह पर 1। तो सर क्या मांगा है, तो मांग की लोच क्या होगी सर, लोच 1 जब आया है और ऑप्शन में भी 1 दिख रहा है सर आंख मूंद के मार दीजिए 1। अगला सवाल हमारे सामने सर प्रश्न 9 हमें क्या कर रही है देखते हैं। उसे कहता है किसी वस्तु की मांग फलन, किसी वस्तु की मांग फलन कितना दिया हुआ है सर Q इक्वल टू 20 माइनस 2P, जहाँ P का वैल्यू सर 10 से कम है या फिर बराबर है, 10 से कम है या फिर बराबर है, तथा बाजार में उस वस्तु के कितना उपभोक्ता 20 उपभोक्ता, सर इसको सुधार लेंगे क्या कि उस वस्तु के सर कितने उपभोक्ता हैं 20 उपभोक्ता हैं। तो वस्तु के लिए बाजार मांग, सर फिर से वही बात हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं सर, बाजार मांग क्या होता है तो सारी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा सर, यानी सारी उपभोक्ता की, किसकी सर बोलिए, सारी उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा, सारी उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा। अगर सर ये हमें पता चल जाए कि कितना उपभोक्ता है और कितना कितना मांग रहा है तो सर सबको जोड़ देंगे निकल जाएगा। तो चलिए सर देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा जोड़ने पर। तो Q जो हमारा है सर वो डिमांड हो जाएगा क्या कि 20, क्या सर 20 माइनस 2P, इतना सर मांग हो रहा है, इतना क्या हो रहा है मांग हो रहा है। और इस मांग के सर कितने उपभोक्ता हैं 20, तो 20 बार जोड़ने से बेटर है सर इसे 20 से गुना कर देते हैं। तो चलिए गुना कर दीजिए, तो 20 इंटू 20 करेंगे सर हो गया 400, 400 हो गया, माइनस 20 से 2 को करेंगे सर 40P, क्या हो गया सर 40P। ज़रा देख लीजिए ये वाली बात किधर है, तो सर ये वाली बात ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं सर 10, क्या कह रहा है ये, उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाई प्रयोग से किसी वस्तु की 24, सर ध्यान दीजिए 5 यूनिट के प्रयोग से कितना सर 24, कितना सर 24, तथा 6 यूनिट के प्रयोग से, तथा 6 यूनिट के प्रयोग से कितना प्राप्त नहीं सर उत्पादन, यानी कितना उत्पाद कर पा रहा है वो सर 30। तो सर सवाल क्या पूछा है, ये भी सर यूनिट ही है, ये भी क्या है यूनिट ही, तो ये भी हो जाएगा यूनिट ही। अब सर कहता तो सीमांत उत्पादन है भगवान, इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला आपको लिखने और याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो देखिए अगर क्या है सीमांत उत्पादन, यानी सर अगर आपको MP निकालना है तो सर MP बराबर आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है TP n माइनस TP n-1, क्या सर n-1। ज़रा यहाँ इस जगह दिख नहीं रहा है, चलिए मैं सही करता हूँ। तो सर ये होता है इसका फॉर्मूला कि अगर आपको MP निकालना है तो MP बराबर TP n माइनस TP n-1
1। सर आप इस पर भी बैठा करके बना सकते हैं, आपका आंसर दौड़ के आ जाएगा। लेकिन सर हम लोग इतना समय ना बर्बाद करते हुए अपना यूनिक स्टाइल से देखेंगे कि सर सीमांत मतलब होता क्या है। चलिए एक बार फिर से चर्चा करते हैं। सीमांत मतलब सर एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से, यानी सर एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल में जो परिवर्तन आता है, कुल में जो परिवर्तन आता है वही तो मेरा सर सीमांत है। तो यहाँ भी देखिए कि एक ही इकाई का एक्स्ट्रा प्रयोग हो रहा है सर, और यहाँ एक ही इकाई का, यानी 5 से सर 6 हुआ तो एक इकाई का एक्स्ट्रा प्रयोग हुआ, तो कंडीशन भी मैच कर रहा है कि एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से हमारे कुल में सर कितना परिवर्तन आया, कुल में सर 6 का परिवर्तन आया। क्या हुआ सर, 6 यूनिट का परिवर्तन आया। तो सर जब एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल में जो परिवर्तन आता है, इसी परिवर्तन को सर सीमांत कहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सीमांत में सर। लेकिन कंडीशन यही अप्लाई करेगा कि इसी को सीमांत कहते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा सर, 6। अगला सवाल देखिए आप लोगों के सामने। अरे ये तो मैं न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है। चलिए देख लेते हैं। कहता सर लाभ और लाभ बिंदु की प्राप्ति होती है। लाभ और लाभ मतलब सर ना लॉस हो रहा है और ना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो सर ये क्या है, ना लॉस हो रहा है और ना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो हो क्या रहा है। तो सर ये कंडीशन कब आता है जानते हो, इकोनॉमिक्स में सुने होंगे आप लोग सर कि इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी सर जहाँ पर विक्रेता को ना लाभ हो और ना ही हानि हो, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं सर, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। लेकिन सर ये होता कब है, तो ये सर कंडीशन सी में होता है कि सर इसमें जितना टीसी, यानी सर जितना कॉस्ट हम लगा रहे हैं उतना ही हमें टीआर, मतलब सर उतना ही हमें टोटल रिवेन्यू यानी कुल आगम प्राप्त हो रहा है। जब सर ये दोनों बराबर हो जाता है, यानी जितना हमारी लागत है उतना हमारी प्राप्ति है। क्या है सर, जितना हमारी लागत है सर, जितना हमारी लागत है उतना ही हमारी प्राप्ति है। तब सर क्या हो जाता है स्थिति, यही स्थिति में आता है सर लाभ और अलाभ की स्थिति, जिसे क्या कहते हैं सर, बीईपी। इसको बेप नहीं पढ़ना सर, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अगला सवाल हमारे सामने है सर, यदि 4 इकाइयों की उत्पादन पर कुल परिवर्तनशील लागत, सर ध्यान देंगे कि सर सबसे पहले तो बोल दिया कि 4 इकाई यानी क्यू का वैल्यू दे दिया है सर 4 यूनिट है, और सर कुल परिवर्तनशील लागत यानी सर टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना दे दिया है सर, 156। क्या सर, 156। तो उस उत्पादक की औसत परिवर्तनशील लागत यानी सर ये भी सी निकालना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो आप लोग सब जानते हैं कि ए भी सी बराबर होता है टी भी सी, ए भी सी बराबर होता है टी भी सी बाय क्यू। तो सर हमारा टी भी सी कितना है 100, सॉरी सर यहाँ 156 है और हम 150 ले लिए थे। कितना है सर 156, बोलिए 156 यानी 156 है। तो सर यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे 156 लेंगे, और इसे सर क्यू कितना है हमारा 4, इसे सर भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 और 3 6 9 चौक 36, यानी सर 39 आता है, और 39 हमारा ऑप्शन बी में है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। तो चलिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मोटे मोटे साथी सब, अब नेक्स्ट वीडियो फिर एक दिन छोड़ करके सर नेक्स्ट क्लास में हम सेम शेड्यूल सेम टाइम में इकोनॉमिक्स के स्थान पर इंग्लिश के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न लाने वाले हैं सर, और वो देखते हैं कि स्टोरी लेकर के आते हैं या कुछ ग्रामर पार्ट या लिटरेचर ग्रामेटिकली में सर देखा जाए। तो चलिए मेरे एग्जाम वॉरियर्स, अब आप लोग भिड़ जाइए इसे रिवीजन करने में या इसे एकदम अपने जहन में उतारने के लिए, क्योंकि सर इस तरह के जो 10 12 15 प्रश्न न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये सारी की सारी प्रश्न
एकदम अति महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आम की तरह टपकेंगे, कहीं लेफ़्ट राइट जाएंगे ये नहीं। तो आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए और ध्यान सीधा एग्ज़ाम पर लगाइए, फोकस कीजिए और चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। और इतना निश्चिंत रहिए कि एक भी सवाल इकोनॉमिक्स का हम आपको इधर उधर जाने देंगे नहीं। और एक बात आपसे ये भी शेयर करना चाहते हैं कि जैसे पर डे सुबह 5:30 बजे का शेड्यूल आप लोगों को दिए हैं कि हर दिन अब सुबह 5:30 बजे एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। और उनमें से हम ये सोचे हैं कि हर अल्टरनेट डे पर एक वीडियो आए, ताकि आप लोगों को रिवीजन का भी टाइम मिल जाए। तो जैसे आज आपके सामने ट्यूसडे है सर, तो ट्यूसडे को आप इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लिए, तो कल वेडनेसडे को हम चाह रहे हैं सेम शेड्यूल मॉर्निंग में 5:30 पर इंग्लिश के कुछ अच्छे खासे प्रश्न लेकर के आ जाएं, या इंग्लिश का कोई ऐसे पार्ट का MCQ लेकर के आ जाएं जो एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो अगर आप लोग इससे सहमत हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि सर हाँ कि इकोनॉमिक्स हर अल्टरनेट डे पर आए और उसकी जगह पर इंग्लिश का एक वीडियो आ जाए हम लोगों के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें वो राय दें, हम आप लोगों का वेट करेंगे। और इस वीडियो से अगर आपको ज़रा सा भी सर लाभ हो और हमारे मेंबर आप हैं तो अच्छी बात है, दूसरों को भी आप मेंबर बनाइए, उसे भी मदद करिए आप, क्योंकि आप किसी को मदद करेंगे तभी आपका कोई मदद करता है। जैसे हम अभी आपका मदद कर रहे हैं, तो आप ही किसी और का मदद करिए और उसे भी पकड़ के लाइए और इस सुपर पीके क्लासेस का परिवार बना करके छोड़िए, ताकि उसका भी सर कल्याण हो जाए। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लोग मिजाज में रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।